इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की। ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड तो कर ही लिया। बाकी आप इसको सीख भी लेंगे तो ये आगे चल के तो आपके काम आने ही वाला है। आसान सा टॉपिक है। तो देखिए, अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक का ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस कर लिया, लेकिन अगर हायर ऑर्डर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्या करते हैं कि जो हायर ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो गया या फोर्थ ऑर्डर सिस्टम हो गया, तो उनको हम क्या करते हैं कि लोअर ऑर्डर्स में बदलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर में ही उसको हम चेंज करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। अब ऐसा हम कैसे करते हैं और कैसे ये रेलिवेंट रहता है वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में जो होता है वो एस की जो हाईएस्ट टर्म होती है वही उसके ऑर्डर को भी डिनोट करती है। मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं ये हमको वहां से पता लग जाता है। तो उन नंबर ऑफ पोल्स के अंदर से कुछ पोल्स ऐसे भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर सिस्टम में कुछ खास इफेक्ट नहीं डालते हैं, और कुछ पोल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। मतलब उसके अंदर दो टाइप के पोल्स होते हैं। एक होता है इनसिग्निफिकेंट पोल्स और एक होता है सर डोमिनेंट पोल्स। अब आप इसके मतलब से समझ रहे हैं कि ये जो डोमिनेंट पोल्स है, मतलब ये वाले पोल्स ही उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, और इनसिग्निफिकेंट पोल्स का कुछ खास मतलब रहता नहीं है उस सिस्टम के अंदर। तो हमको पता करना है कि कौन कौन से पोल्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट है और कौन कौन से पोल्स जो हैं वो डोमिनेंट है। तो बाद में हम क्या करते हैं कि इनसिग्निफिकेंट पोल्स जो होते हैं इनको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ डोमिनेंट पोल्स को ही रखते हैं। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके अंदर से कुछ पोल्स निकल जाते हैं, और ऐसा होने से उसका जो ओवरऑल ऑर्डर है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब हायर ऑर्डर सिस्टम लोअर ऑर्डर सिस्टम में चेंज हो जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस ओरिजिनल सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हम पहले उसको टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करने से ही उसकी फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप उसको चेंज नहीं करोगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में पहले, तो उसकी फाइनल वैल्यू पर असर पड़ जाएगा। मतलब जो बाद में सिस्टम बना और जो पहले ओरिजिनल सिस्टम था उन दोनों के अंदर चेंज होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने पूरी थ्योरी लिख रखी है। इस थ्योरी को पीडीएफ की फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 था। तो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कुछ ना कुछ रूट्स रहे होंगे, तो उसके रूट्स जो हैं वो कुछ इस टाइप से आ सकते हैं। एक यहाँ पर रूट आ जाएगा, एक दो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ज़्यादातर सिस्टम्स जो होते हैं वो अंडर डैम्प्ड इन नेचर ही होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट माने हैं उनको मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही माना है, कि हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और यहाँ पर तो मुझे -P1 मिल ही रहा है, ठीक है। ये -P1 रूट यहाँ से मिल गया, बाकी दो रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो -P1 रूट है ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो बाकी के दो रूट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इमेजिनरी एक्सिस के पास में जो रूट्स होते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स जो होते हैं यही डोमिनेंट इन नेचर होते हैं, और ओवरऑल सिस्टम के अंदर इन्हीं का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे इमेजिनरी एक्सिस से पोल दूर जाते जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है उस सिस्टम के अंदर वो कम होता चला जाता है। तो इसीलिए इन पोल्स को हम कहते हैं सर इनसिग्निफिकेंट पोल्स। तो यहाँ पर जो पोल है जो दूर है उसको इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, जो पास में है उसको डोमिनेंट बोलेंगे। तो ये हमारे हो गए सर डोमिनेंट पोल्स, और ये हो गया सर इनसिग्निफिकेंट पोल्स। अब आप पूछेंगे कि सर जरूरी है क्या कि एक ही पोल इनसिग्निफिकेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं सर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों जो पोल्स थे ये दोनों यहाँ पर होते और ये अकेला यहाँ पर होता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। जनरली एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम जो है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ही आता है, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि एक ही पोल जो होता है ना वो इनसिग्निफिकेंट निकलता है। तो जैसे एक निकलेगा इसको हम रिमूव कर देंगे तो अपने आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद हम जीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक थंब रूल है कि अगर आपको डायरेक्टली किसी सिस्टम के अंदर जो ये वाली पोल लोकेशन है, ये वाली जो पोल लोकेशन है, अगर इसकी दूरी आपको इमेजिनरी एक्सिस से 6 जीटा ओमेगा एन के बराबर मिल जाती है, 6 जीटा ओमेगा एन मतलब 6 गुना अगर आपको मिल जाती है यहाँ से 6 जीटा ओमेगा एन, क्योंकि इस डिस्टेंस को हम जीटा ओमेगा एन बोलते हैं। तो अगर इसका 6 टाइम्स ऑफ जीटा ओमेगा एन मिलती है तो आप इसको डायरेक्टली इनसिग्निफिकेंट पोल मान करके रिमूव कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको डोमिनेंट पोल से इनसिग्निफिकेंट पोल की डिस्टेंस 5 टाइम्स ऑफ डोमिनेंट पोल मिलती है, मान लीजिए डोमिनेंट पोल की डिस्टेंस 1 है यहाँ से, तो ये 5 होनी चाहिए सर, कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा होगी तो इनसिग्निफिकेंट हो ही जाएगा। तो ये होनी चाहिए 5 टाइम्स। तो अगर ये 5 टाइम्स है, इस पोल की दूरी इस इमेजिनरी एक्सिस से कितनी है?
अगर उसके रेस्पेक्ट में ये इसकी 5 गुना है तो आप इसको इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो। ये 2 रूल हैं, इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई होगा तो आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, लेकिन पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है ना, तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि इमेजिनरी एक्सिस के जस्ट पास में कौन से 2 पोल्स हैं या कौन कौन से पोल्स हैं। अब देखिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इनसिग्निफिकेंट पोल इसको मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, जबकि ये LHS में है। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पोल कंसिडर करें, एक -A1 पर और एक -A2 पर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वाला पोल जो होगा वो डोमिनेंट होगा, ये वाला जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? तो मान लीजिए कि ये एक सिस्टम 1 है हमारे पास और ये हमारा सिस्टम 2 है। अब सिस्टम 1 जो है वो कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको सिस्टम 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका इन्वर्स लाप्लास करेंगे और आप उसको ड्रॉ करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को ड्रॉ करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इन्वर्स लाप्लास करोगे तो e⁻−A1t आएगा, तो वो कुछ ऐसा होगा सर, e⁻−A1t। और इसका करोगे तो सर वो e⁻−A2t आएगा। अब इन दोनों रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो फास्टली डिके करेगा, क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी दूरी यहाँ से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू जो है, मतलब ये जो टाइम है, टाइम जो है ये कम टाइम में ही अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जबकि यहाँ पर जो है A1 की दूरी कम है, मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड कम होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, तो ये अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ जाने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। अब आपके पास अगर मैं 2 ऐसे सिस्टम दूं जिसके अंदर एक तो बहुत ही फास्टली अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ पहुंच रहा है और एक जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आप कौन सा लोगे, कौन सा सिस्टम आप कंसीडर करोगे? ऑब्वियसली आप इसी को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये वाला जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, वो ये वाला जो है वो टाइम कम ले रहा है ना, तो इसके अंदर एनालिसिस के लिए आपके पास टाइम कहाँ बचा। लेकिन इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप इसी को कंसीडर करोगे, इसको नहीं करोगे। अब इसी तरीके से अगर ये सिस्टम जो है वो थोड़ा और आगे की तरफ जाए, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वैसे टाइम और कम होता चला जाएगा रिस्पॉन्स का, तो वो इनसिग्निफिकेंसी उसकी बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए जो नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस पोल्स होते हैं उसी को हम कंसिडर करते हैं, ज़्यादा दूर जाने वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। अब एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन आपको ऐसा दे दिया, तो एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। अब थर्ड ऑर्डर सिस्टम देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको मुझे डोमिनेंट पोल वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना है और एक पोल को तो रिमूव करना ही करना है। तो हो सकता है 2 भी पोल रिमूव हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में एक ही पोल रिमूव होता है। लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि सर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बदलना है, तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में इसको चेंज कर लो। तो सर ये देखिए टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा सर 1 + s/5 और यहाँ पर हो जाएगा सर 1 + s+s²। टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होती है सर? 1 + TS फॉर्म। इस फॉर्म में आपको बदलना होता है। जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो इसकी जगह 1 बनाना है, तो मतलब 5 कॉमन ले लेना है, तो 1 + s/5 बन जाएगा और 5 से 10 कैंसिल करोगे तो 2 बन जाएगा। ये हमारी टाइम कांस्टेंट फॉर्म बन गई। अब अगर आप इस ओरिजिनल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखोगे और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से जब इसके रूट्स निकालोगे, तो सर 3 रूट्स निकल करके आएंगे, जिसमें से 2 तो होंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एक हो जाएगा -5। तो एक तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर है -5 और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये 2 रूट्स इसके इधर हो जाएंगे, इधर मान लेते हैं। एक हो गया सर -5 पर और एक हो गया यहाँ पर, जिसका रियल पार्ट जो होगा ना इन दोनों का वो होगा सर -0.5। तो एक यहाँ पर हो गया, A1 मान लेता हूँ, इसको मैं A2 मान लेता हूँ, तो ये 2 पोल्स यहाँ पर हो गए। तो आपको क्या करना है कि -5 वाला रिमूव करना है। अब देखिए इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली 0.5 निकल करके आएगी माइनस में। तो आपको मैंने 2 रूल बताए थे कि एक तो इमेजिनरी एक्सिस से कितना दूर होगा 6 टाइम ऑफ जीटा ओमेगा n होना चाहिए, या फिर 0.5 का 5 टाइम्स होना चाहिए। तो 0.5 का 5 टाइम्स करेंगे उससे तो ज़्यादा ही निकल करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक इनसिग्निफिकेंट पोल है, इसको हमको हटा देना है। तो इस पोल को हम यहाँ से हटा देंगे। अब डायरेक्टली आप यहाँ से नहीं हटाओगे, आप हटाओगे इस टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फाइनल रिजल्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उसी में चेंज आ गया तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। उसका जो आंसर निकल करके आएगा ना सर, वो आएगा 2/1 + s+s²। अब आप इसका आगे एनालिसिस करोगे जैसा आप नॉर्मली करते हो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वैसे ही आपको इसका करना है। तो सर आप यहाँ पर देखिए कि ये 10/s+5 s² + s+1 था। इसकी अगर मैं फाइनल वैल्यू देखूंगा तो इसकी, अगर मैं इसको स्टेप इनपुट देता हूँ तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो निकल करके आएगी 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको भी देखोगे, इसको स्टेप इनपुट दोगे तो इसकी भी फाइनल वैल्यू 2 निकल करके आएगी, मतलब दोनों की 2 निकल करके आने वाली है। लेकिन अगर आप इसी के अंदर से इसको हटा देते, मान लेते हैं कि इसके अंदर से ही आप इस वाली टर्म को हटा देते यहाँ से हटाने की बजाय, तो इसकी फाइनल वैल्यू सर 10 हो जाती, फाइनल वैल्यू चेंज हो जाती।
तो जैसे ही फाइनल वैल्यू चेंज हुई, अब आपका सिस्टम फाइनल वैल्यू ही चेंज कर रही है, मतलब सिस्टम ही अलग हो गया, इसीलिए फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको पहले टाइम कांस्टेंट में चेंज करना पड़ता है।